वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। माई सेल्फ सुमन पांडे और आज हम थियरी ऑफ रिलेटिविटी का सबसे लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज डॉपलर्स इफेक्ट। तो ये हमने क्लास 12th में भी पढ़ा था, साउंड से रिलेटेड था। यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो है लाइट से रिलेटेड। तो साउंड से रिलेटेड में जब कोई भी हमने पढ़ा एक एग्जाम्पल कि जब कोई ट्रेन विसिल बजाती हुई हमारी तरफ आती है तो जब वो काफ़ी दूर होती है तो उसकी जो आवाज़ है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है, और जैसे जैसे हमारी तरफ आती जाती है उसकी आवाज़ एकदम ज़्यादा लगने लगती है, फ्रीक्वेंसी एकदम बढ़ने जाती है, और फिर जैसे ही हमसे दूर जाती फिर से फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। इसका मतलब है कि जो सोर्स है, सोर्स मीन्स ट्रेन की आवाज़ जो है वो सोर्स है और ऑब्जर्वर हम हैं जो प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के सुन रहे हैं। तो सोर्स या फिर ऑब्जर्वर दोनों की रिलेटिव मोशन की वजह से जो साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी उसी को हम डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हम लाइट का एग्जांपल लेके चलेंगे, क्योंकि आइंस्टाइन ने सारी चीज़ें लाइट से रिलेटेड कंपैरेबल टू कोई भी ऑब्जर्वर अगर मूव कर रहा है या सोर्स मूव कर रहा है, कंपैरेबल टू रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट, तब सारे फिनोमिना जो उन्होंने लिया लाइट से रिलेटेड ही लिया। तो जो लाइट है उसकी भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, उसी को हम बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। जहाँ साउंड था उसकी जगह सिर्फ हम लाइट ले लेंगे। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, द चेंज इन, उसको हम बोलते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो हमको एक्चुअल नहीं है। एपरेंट फ्रीक्वेंसी ड्यू टू, या फिर हम यहां लाइट भी ले सकते हैं, ऑफ लाइट ड्यू टू रिलेटिव मोशन, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। इसी को हम क्या बोलेंगे? इट्स कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट क्लियर है? तो ये जो है डेफिनेशन है छोटी सी कि जो चेंज इन एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए जो भी लाइट सोर्स है उसकी एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज न्यू जीरो, उसी को हम प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल या फिर प्रॉपर फ्रीक्वेंसी। सो सपोज द प्रॉपर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सोर्स है हमारा, कितनी है? न्यू जीरो, एंड v इज द वेलोसिटी, रेसेशनल वेलोसिटी, रेसेशनल वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, इनके बीच की ऑब्जर्वर। तो जो हमको एपरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी न्यू, दैट इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी बाय सी 1 प्लस वी बाय सी। ये जो मिलेगा हमको यही डिराइव करना है। सो दैट इज चेंज इन एपरेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही न्यू जीरो से क्या हो जा रही, न्यू अगर हो रही है ड्यू टू रिलेटिव मोशन, तो हमें ये डिराइव करना है, एक्सप्रेशन आएगा। क्लियर है? तो ये हमारी छोटी सी डेफिनेशन होगी। जब 2 नंबर का आएगा तो आपको ये लिखना है कि होता क्या है डॉपलर्स इफेक्ट, दैट इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। एंड आपको ये भी बताना है कि मान लीजिए जो भी सोर्स है उसकी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी जो है अगर वो न्यू जीरो है, और अगर या तो सोर्स या फिर ऑब्जर्वर दोनों अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव हो रहे हैं, तब उनकी जो वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड रोटेशनल वेलोसिटी। सपोज इट इज v, therefore the apparent frequency जो हमको सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी उस क्या मिल जाएगी? न्यू इज इक्वल्स टू न्यू जीरो इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी बाय सी डिवाइड बाय 1 प्लस वी बाय सी। सो दैट इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। तो हम इसी को क्या करेंगे? पूरा प्रूफ करेंगे ये डेरिवेशन। तो सेम ऐसे हम क्या लेकर चलेंगे? 2 फ्रेम्स लेंगे। पहला जो फ्रेम है
वो मूव होगा जैसे हमको स्टार्स की फ्रीक्वेंसी, तो स्टार्स जो होंगे वो हमारे रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं और जो उनकी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी है वो हमें ना मिल करके एपरेंट फ्रीक्वेंसी हमको मिलती है। तो हम जो है रेस्ट ऑब्जर्वर है उनके रिस्पेक्ट में, और हमें निकालना है स्टार्स या फिर गैलेक्सीज की जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी वो हमारे रिस्पेक्ट में कितनी होगी। तो स्टार्स जितने फ्रीक्वेंसी से अपने पास, मतलब उनकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो हमको ना दिखाई दे करके हमें एपरेंट फ्रीक्वेंसी मिलती है, दैट इज न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट। न्यू नॉट इज द प्रॉपर फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टार। सपोज हमने ले लिया, तो ऐसे ही हमको क्या लेके चलना है, दो फ्रेम्स। मान लीजिए पहला फ्रेम जो कि रेस्ट में है ये हम है जो कि अर्थ पे है, और जो स्टार्स हैं जो हमारे रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, सपोज दैट फ्रेम इज एस डैश। यस है, ये मान लीजिए कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव हो रहा है, x डैश y डैश z डैश इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, o डैश है ये x y एंड z। ओरिजिन पे हम ऑब्जर्वर कोई ना कोई बैठा हुआ है जो कि देख रहा है। तो अब हम मान लीजिए क्या बोलते हैं कि यहाँ का जो ऑब्जर्वर है जहाँ बैठा है यहीं पे एक बल्ब जलता है जिसकी लाइट जो पल्सेस है वो पूरी जगह पे ग्रो होती है। तो ये जो लाइट है वो कैसे स्टार्ट होती है चलना, वेव के फॉर्म में हमने पढ़ा है ऐसा। ये ऐसा तो होता है क्या है कि जैसे इसने एक क्रस्ट निकाला, ऐसा पहला क्रस्ट निकला, मान लीजिए ये सोर्स है हमारा, वही बल्ब है, तो जिसने पहले क्या किया एक क्रस्ट निकाला, फिर थोड़ी देर बाद ये क्रस्ट आगे चला जाएगा, ये आगे चला गया और दूसरा क्रस्ट प्रोड्यूस हुआ ऐसा, फिर थोड़ी देर बाद एक और क्रस्ट प्रोड्यूस होगा और ऐसा। तो मतलब जो भी हमारी लाइट है उसकी जो पल्सेस हैं वो कैसे ग्रो हो रही है, इस वेव के फॉर्म में ऐसा हमको प्रोड्यूस होती दिखाई दे रही है। मतलब ये अगर मान लीजिए डिस्टेंस x है और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हाई है उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, जो ये सारे पॉइंट्स जो हैं दे आर क्रेस्ट। क्लियर है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और जहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, दैट मीन्स जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे कम है उसको हम बोलते हैं ट्रफ। ओके, तो क्रेस्ट एंड ट्रफ इन्हीं के फॉर्म में जो है ये लाइट वेव्स जो है वो प्रोपोगेट होती हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमारे पास दो इवेंट्स हैं कि पहली जब क्रिस्ट प्रोड्यूस हुई, ये पहली क्रिस्ट प्रोड्यूस हुई तो उसका टाइम क्या था, और फिर दूसरी क्रिस्ट प्रोड्यूस हुई तो उसका टाइम क्या था, एंड देन दोनों के बीच में कितना टाइम इंटरवल है। किसके रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, दोनों के रिस्पेक्ट में, मतलब ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस डैश एंड देन उसी को हम रिलेट करेंगे ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस। तो पहले हम क्या लेके चलेंगे, जो भी इवेंट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस डैश, अगर ये देखता है तो उसको क्या मिलता है, टाइम इंटरवल। उसके बेसिस पे हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, लेकिन वही जो टाइम इंटरवल होगा वो क्या हो जाएगा, इसके लिए एपरेंट टाइम होगा। क्यों, क्योंकि सोर्स जो है वो मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर, तो जो भी उसके लिए टाइम इंटरवल आएगा दैट विल बी एपरेंट टाइम। तो हम एपरेंट टाइम का भी निकालेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में दोनों पल्सेस के निकलने और यहाँ पहुँचने का जो टाइम रहेगा उन्हें टाइम का इंटरवल निकालेंगे और उसी टाइम इंटरवल का इन्वर्स करके फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जो कि हमारा डेरिवेशन होगा। क्लियर है, तो ये हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेके चलते हैं कि मान लीजिए पहली जो पल्स मिली, ये है हमारा बल्ब, ये ऐसा पहली जो क्रेस्ट है ये ऐसी यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, उसका जो टाइम था विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस डैश इज सपोज दैट इज t1 डैश। क्लियर है, और जब दूसरी पल्स निकलेगी तो ये पहली क्रेस्ट जो है वो आगे चली जाएगी और ये अब पहली हो गई एंड दिस इज सेकेंड। तो मान लीजिए सेकेंड जो क्रेस्ट निकली उसका जो टाइम है इट इज t1 डैश प्लस डेल t डैश। तो दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, टाइम इंटरवल क्या हुआ, सेकेंड वन, सेकेंड माइनस फर्स्ट, सो दैट इज t1 डैश। तो ये t1 डैश काट गया, क्या बचा हमारे पास, डेल t डैश, एंड दिस इज 1 बाय न्यू नॉट। सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, यहाँ जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है इट इज न्यू नॉट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रिलेशन। तो अब इसी को हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस डैश। सो दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन फ्रेम
इन फ्रेम एस डैश, ये सारा का सारा। तो सबसे पहले पहली वाली जो पल्स प्रोड्यूस हुई उसका टाइम, सो लेट द टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट crest that is t1 dash, and सेकेंड वाली का टाइम ले लेते हैं, टाइम टू प्रोड्यूस सेकेंड crest is equals to t1 dash plus del t dash, therefore time interval कितना आ जाएगा, इट इज डेल टी डैश, निकाल लीजिए वैसे सेकेंड माइनस, सो t1 डैश प्लस डेल टी डैश माइनस t1 डैश, ये कैंसिल, बचा सिर्फ डेल टी डैश विच इज 1 बाय न्यू नॉट। सो मान लीजिए दैट इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर है। हमने क्या निकाला, दो पल्सेस के प्रोड्यूस होने का टाइम, क्योंकि देखिए इसके रिस्पेक्ट में जो सोर्स है वो तो रेस्ट में है, तो दो पल्सेस के प्रोड्यूस होने का जो टाइम रहेगा वो एक्चुअल टाइम, दैट मीन्स दैट इज द प्रॉपर टाइम। तो ये जो हमारा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये प्रॉपर टाइम। व्हाई प्रॉपर? बिकॉज द सोर्स इज at rest with respect to the observer in frame s dash, therefore the time interval between टू इवेंट्स, दो इवेंट्स क्या है, पहले क्रस्ट का प्रोड्यूस होना और सेकेंड क्रस्ट का प्रोड्यूस होना, सेकेंड इवेंट, तो क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम। लेकिन अब यही टाइम इंटरवल जो है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस डैश विल बी एपरेंट टाइम। सो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस क्या हो जाएगा, दैट टाइम इज डेल टी इज इक्वल्स टू, मान लीजिए एपरेंट टाइम, क्योंकि ये जो टाइम है वो कुछ चेंज नहीं मिलेगा, ये टाइम बहुत छोटा होता है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में अगर वो वॉच जो है उसकी मूव हो रही है तो इसके रिस्पेक्ट में वही जो घड़ी है उसका टाइम इंटरवल बढ़ा हुआ दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। तो ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है कि टाइम डायलेशन क्या होता है। सो टाइम डायलेशन दैट मीन्स जो भी एपरेंट टाइम है वो एक्चुअल टाइम से बढ़ा आएगा। तो क्या आ जाएगा, डेल टी इज इक्वल्स टू डेल टी डैश डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो इसको अब हम लेके चलेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस। अब यही दोनों चीजें हम निकालेंगे, तो इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस डैश द टाइम इंटरवल interval between the two events, कौन सी events है हमारी, two events, कौन सा, क्रस्ट का प्रोड्यूस होना, क्या चीज है, ये हमारी इवेंट है। ओके, इवेंट्स टाइम इंटरवल हम क्या ले रहे हैं, टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स विल बी, क्या आ जाएगा, विल बी एपरेंट टाइम, therefore that apparent time is suppose del t, so that is del t dash divide by 1 minus v square by c square, clear है। so suppose that is second equation। तो ये आ गया हमारा इनके रिस्पेक्ट में टाइम इंटरवल, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग आएगी। तो अब हम निकालेंगे कि अगर ये इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन में है तो जो फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो है वो न्यू जीरो इसके रिस्पेक्ट में नहीं होगी, बिकॉज द सोर्स इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस, क्लियर है। तो इसके बाद हम निकालते हैं कि पहली क्रेस्ट जो निकली उसका टाइम क्या है और पहुंचने का टाइम क्या है। तो अब देखेंगे, मान लीजिए अब जैसे ये पहली क्रेस्ट निकली, यहां से पहली क्रेस्ट प्रोड्यूस हुई, मान लीजिए दिस इज फर्स्ट क्रेस्ट। ओके, अब इसके रिस्पेक्ट में इसके निकलने का जो टाइम है वो अलग आएगा, तो मान लो t1 है, क्लियर है। तो इसको पहले आप समझ लेंगे, पहला है मान लीजिए t1 पहली क्रेस्ट के निकलने का टाइम, एंड देन इसी के रिस्पेक्ट में टाइम इंटरवल कितना हो रहा है,
ये जो प्रॉपर टाइम था इसके लिए टाइम इंटरवल डेल टी हो रहा है, इसका मतलब सेकेंड क्रेस्ट के निकलने का जो टाइम होगा T1 प्लस डेल टी होगा। क्लियर है? ये पहली क्रेस्ट के निकलने का साइन, सपोज मान लीजिए T1 है, देन सेकेंड के क्या हो जाएगा T1 प्लस डेल टी, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में जो टाइम इंटरवल है दैट इज डेल टी। सो डेल टी टाइम इंटरवल के बाद क्या मिलेगी, सेकेंड क्रेस्ट। ये तो प्रोड्यूस होना, लेकिन अब प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ दोनों को पहुंचना है, तो पहुंचने के लिए ये डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। सो मान लीजिए पहले हम बोलते हैं लेट द फर्स्ट क्रेस्ट let the time to produce first crest किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू इज इक्वल्स टू T1। देयरफॉर अब इसके पहुंचने का टाइम, तो मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है इट इज d, और जा कौन रही है, ये जो पल्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है c है, तो ये c वेलोसिटी से d डिस्टेंस ट्रैवल कितने टाइम में करेगी, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम, देयरफॉर जो टाइम होगा दैट इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम क्या लेके चल रहे हैं c, देयरफॉर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा उसको d बाय c। तो T1 टाइम पे निकली और पहुंचेगी कब, ये T1 प्लस, ओके, तो T1 प्लस D बाय C, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर टाइम टू रीच, कहाँ पहुंचेगी ये, टू द ऑब्जर्वर इन फ्रेम S इज इक्वल्स टू T1 प्लस D बाय C। क्लियर है? ये याद रखेंगे क्योंकि हमको दोनों के पहुंचने का जो टाइम इंटरवल रहेगा उसी का डिफरेंस निकालना है। तो अब मान लीजिए पहली पल्स जैसी ही निकली, फ्रेम तो कंटिन्यूअसली चल रहा है, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, तो पहली पल्स तो इसने रिसीव कर लिया, उसके बाद ये फ्रेम मूव हो गया, तो अब मान लो मूव होकर के एक नई पोजीशन पे आ जाता है यहाँ पे, तब ये सेकेंड पल्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ से अब सेकेंड पल्स मान लीजिए प्रोड्यूस हुई, ये हमारी सेकेंड पल्स है, तो क्या हुआ, ये कंटिन्यूअसली v वेलोसिटी से कहाँ आ गया है, अब ये एक नया ओरिजिन बनाते ओ डबल डैश, यहाँ पे है, मान लीजिए पहुंच गया सोर्स ऐसा मूव होकर के, और फिर सेकेंड पल्स निकल रही है, तो सेकेंड पल्स जो है निकलने का टाइम हमने क्या बोला, इतना इंटरवल कितना है, डेल टी, इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट और सेकेंड पल्स के बीच का टाइम इंटरवल विल बी कितना हो रहा है, डेल टी। तो अब क्या मिलेगा इसके रिस्पेक्ट में, पहली पल्स के, ये हमारा था किसके लिए, फर्स्ट ना, अब हम सेकेंड लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, टाइम टू प्रोड्यूस सेकेंड क्रेस्ट इज इक्वल्स टू कितना, T1 प्लस डेल टी। लेकिन इतना डिस्टेंस भी तो ये v वेलोसिटी से कवर कर लिया है, तो ये जो डिस्टेंस है देखिए v वेलोसिटी से, और टाइम कितना लग रहा है, डेल टी, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, दिस इज v डेल टी होगा इतना, और पल्स जो है वो कौन सी वेलोसिटी से c, तो अब इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो निकलती किस टाइम पे है, T1 प्लस डेल टी, और पहुंचेगी कब, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लगेगा, तो दैट डिस्टेंस इज d प्लस v डेल टी, और डिवाइड बाय क्या होगा, c ही, क्योंकि वेलोसिटी जो है चाहे वो रेस्ट हो या फिर मूविंग फ्रेम के का सोर्स हो, उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि लाइट है यहाँ पे, सो लाइट की वेलोसिटी चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, रेस्ट में इसके रिस्पेक्ट में हो या फिर मूव करता हो, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, दैट इज c। तो क्या हो जाएगी, पूरी वेलोसिटी हम इतना डिस्टेंस की c वेलोसिटी, और ये जो डिस्टेंस है कितना होगा, d प्लस v डेल टी। देयरफॉर हम पहुंचने का टाइम लेते हैं, देयरफॉर टाइम टू रीच सेकेंड crest to the observer in frame S, हम S के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, in frame S is, ये टाइम था निकालने का, सो T1 प्लस डेल टी प्लस, अब इतने दूर के लिए जो भी टाइम होगा, इतना डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, D प्लस V डेल टी बाय C, so that is the time
कितना हो जाएगा, टेकन बाय द रे, कौन सी, द क्रस्ट, सेकेंड क्रस्ट, टू रीच टू द ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस. सो दैट इज द टाइम टू कवर दैट डिस्टेंस. क्लियर है. तो निकलने का टाइम या पहुंचने का टाइम क्या हो जाएगा, इतना डिस्टेंस, दैट विल बी. अब इन दोनों के बीच में पहुंचने का टाइम हमें निकालना है, इनके बीच में टाइम इंटरवल कितना होगा. देयरफॉर टाइम इंटरवल क्या आ जाएगा, दोनों के पहुंचने का, टू रीच टू द ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस. क्या आ जाएगा, हम सेकेंड वाला माइनस फर्स्ट वाला कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यही चीज. सेकेंड वाला है हमारा T1 प्लस डेल टी प्लस D प्लस V डेल टी बाय C, एंड ये सेकेंड हुआ, एंड देन माइनस पहले वाले का पहुंचने का टाइम T1 प्लस D बाय C. ओके, सो दैट इज द टाइम इंटरवल. निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये T1 प्लस डेल टी प्लस D बाय C प्लस V डेल टी बाय C माइनस T1 माइनस D बाय C. T1 कैंसिल, बचा हमारा डेल टी प्लस V डेल टी बाय C और डेल टी कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 1 प्लस V बाय C. क्लियर है. अब हमने सेकेंड इक्वेशन में डेल टी की वैल्यू जो ली थी उसको रख देंगे. सो दैट इज, क्योंकि हमें तो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी ही पता है, प्रॉपर टाइम इंटरवल पता है. सो डेल टी डैश डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर 1 प्लस वी बाय सी. क्लियर है. इतना आ जाएगा दोनों के पल्सेस के पहुंचने का टाइम इंटरवल विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस. Because the source is in motion with respect to the observer, therefore change in time interval, और जो time interval के respect में जो भी frequency रहेगी वो भी हम निकालेंगे. तो अब देखिए क्या आ जाएगा, this is del t is equals to del t dash by, इसको हम फैक्टराइज कर देंगे 1 माइनस वी बाय सी, और ये 1 प्लस वी बाय सी. ऊपर क्या बचा हमारा, 1 प्लस वी बाय सी, ये एक रूट से कट जाएगा, और डेल टी डैश की वैल्यू रख देते हैं 1 बाय न्यू 0. यहाँ बचेगा 1 प्लस वी बाय सी का रूट एंड होल डिवाइड बाय 1 माइनस वी बाय सी का रूट. ओके, और ये जो टाइम है हमारा, ये एपरेंट टाइम है, और मान लीजिए लेट द एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज न्यू, सो दैट इज 1 बाय न्यू. इसको हम इन्वर्स कर देते हैं. सो न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट 1 माइनस वी बाय सी देन 1 प्लस वी बाय सी का रूट. यही हमारा डेरिवेशन था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी चेंज हो रही है. सो दैट इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, दैट इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन. सो दैट इज डॉपलर्स इफेक्ट. अब हम क्या करेंगे, इसी को वेव लेंथ के टर्म में निकालेंगे. दैट इज कॉल्ड, दो वेव लेंथ के बीच का डिफरेंस रहेगा ये, जो एपरेंट और प्रॉपर वेवलेंथ दिखेगी हमको. सो दैट इज कॉल्ड रेसेशनल रेडशिफ्ट. हेडिंग डालेंगे रेसेशनल रेडशिफ्ट. इसका मीनिंग समझाएंगे, जब डेरिवेशन आएगा तब उससे समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है. तो अब हमें क्या पता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा. क्लियर है. मान लीजिए जो एपरेंट वेवलेंथ है इट इज लैम्डा. सो रिलेशन हमारा क्या होता है, सिंस न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, एंड न्यू नॉट जो ले रहा है प्रॉपर ले रहा है, ये एपरेंट वेवलेंथ है, दैट इज सी बाय न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा एंड सी बाय लैम्डा नॉट, वेयर क्या क्या हमने लिया है, लैम्डा इज द एपरेंट वेवलेंथ और जो लैम्डा नॉट है इट इज प्रॉपर वेवलेंथ. क्लियर है. तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे. मान लीजिए दैट इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 3. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर
3। हम दोनों वैल्यूज रखेंगे, न्यू इज c बाय लैम्डा और यहाँ हमारा c बाय लैम्डा नॉट अंडर रूट 1 माइनस v बाय सी, देन नीचे 1 प्लस v बाय सी। यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा, इसको हम फिर इन्वर्स करते हैं। सो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, ये आया 1 प्लस v बाय सी, देन नीचे आएगा 1 माइनस v बाय सी। ओके, अब हम क्या करेंगे, रूट मीन्स 1/2 और इसको ऊपर लेके जाएंगे। सो दैट इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, ये ऊपर वाला 1 प्लस वी बाय सी टू दी पावर 1/2 और इसको ऊपर लेके जाएंगे, देन 1 माइनस वी बाय सी टू दी पावर -1/2। ओके, तो सिंस अब हम क्या लेंगे, इसको बायनोमियल एक्सपांशन करेंगे एंड सिंस v इज वेरी मच लेस देन c लेंगे तो हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करेंगे। सिंस v इज वेरी मच लेस देन c, देयरफॉर neglecting higher terms in binomial, या हम ये छोड़ देंगे सिर्फ ऐसे, देन क्या आ जाएगा देखेंगे, लैम्डा 0, देन 1 प्लस v बाय 2c और यहाँ पे 1 प्लस v बाय 2c। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट 1 प्लस वी बाय 2c का होल स्क्वायर। फिर से बायनोमियल एक्सपांशन करिए, हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करेंगे। वाई? बिकॉज v इज वेरी मच लेस देन c, सो 1 प्लस 2v बाय 2c, ये 2 कैंसिल होगा, देन लैम्डा 0 1 प्लस v बाय c, दैट इज लैम्डा। क्लियर है? ओपन करेंगे इसको, सो लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा नॉट v बाय c, therefore lambda minus lambda naught is lambda naught v by c. So that is the change in apparent length, किसके रिस्पेक्ट में? आप प्रॉपर वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। तो क्या आया, सपोज मान लीजिए दैट इज डेल लैम्डा, यहाँ से देख के समझ में आएगा कौन सी वैल्यू बड़ी है, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स लैम्डा जो है ऑलवेज लैम्डा इज ग्रेटर देन क्या, लैम्डा नॉट। देयरफॉर लैम्डा, क्योंकि ये क्या है, दैट इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, ये बड़ा है अगर, तो हमें जो मिल रही है एपरेंट वेवलेंथ जो मिल रही है वो ज़्यादा मिल रही है उसकी प्रॉपर वेवलेंथ से। हो रहा है ऐसा? सो इसी को हम बोलते हैं रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी स्टार्स हैं उसका स्पेक्ट्रम जो दिख रहा है उसमें हो क्या रहा है कि जो वेवलेंथ हमें दिख रही है एपरेंट वेवलेंथ, वो ज़्यादा है उनकी एक्चुअल वेवलेंथ से। तो किधर शिफ्ट हो रही है वेवलेंथ? हायर वेवलेंथ की तरफ, दैट मीन्स इट इज शिफ्टेड टूवर्ड्स रेड एंड ऑफ द कलर। ओके, जो भी, क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, अगर हम स्पेक्ट्रम देखते हैं तो शिफ्ट हो रहा है तो हम उसी को बोलेंगे रेड शिफ्ट। सो रेड शिफ्ट का मतलब शिफ्टिंग टूवर्ड्स हायर वेवलेंथ। तो हमें जो मिल रही है एपरेंट वेवलेंथ वो ज़्यादा है उसकी एक्चुअल वेवलेंथ से। Therefore del lambda will be, that means lambda minus lambda naught is equals to positive terms। तो किस पे डिपेंड कर रहा है ये? लैम्डा नॉट v बाय c। तो जितनी हायर वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा वेवलेंथ होगा। क्लियर है? तो ये आ गया हमारा प्रेसिशनल रेड शिफ्ट, इसी को हम बोलते हैं रेड शिफ्ट। तो सारे जितने भी स्टार्स वगैरह हैं वो सब का जो भी एक्चुअल वेवलेंथ है हमको उनके उससे ज़्यादा वेवलेंथ की स्पेक्ट्रम दिख रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? एक साइकिल में जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, ये ऐसा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी स्टार्स हैं हमारे रिस्पेक्ट में हमें लग रहा है कि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं या हमसे दूर होते जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू अस, क्योंकि हम अर्थ में हैं और वो हमारे रिस्पेक्ट में मूव हो रहे हैं। तो जो भी उनका स्पेक्ट्रम होगा स्टार्स का, जो भी हम स्पेक्ट्रम देखेंगे हमें लगेगा कि वेवलेंथ जो है ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब जो डिस्टेंस हमारे रिस्पेक्ट में वो ट्रैवल कर रहे हैं वो क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है उनके एक्चुअल से। तो हमें लग रहा है ये सारे के सारे गैलेक्सीज और स्टार्स जो हैं वो हमसे दूर जाते जा रहे हैं। मतलब जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अस। एंड वाई? बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन अस। हमारे और स्टार्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, इसलिए जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो हमारे रिस्पेक्ट में एक्सपांड हो रहा है। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट। वाई? बिकॉज ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट। क्लियर है? तो ये आपका एग्जाम्पल था
और ये कंप्लीट होता है डॉपलर्स इफेक्ट। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में सिंपल सी वैल्यूज दी रहेगी और आपको रखना है उसमें वैल्यूज में सारी, और आंसर लेकर आना, तो बहुत सिंपल से होते हैं। तो ये कंप्लीट होता है थियरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे लेज़र एंड फाइबर ऑप्टिक्स। तो ये नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है?